नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में अंक 2 जो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है, उसके अंक 2 का सार जानेंगे। और अंक 2 का सार जानने से पहले हम यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है या फिर जो पात्र है उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहले तो निक्षेप आता है। निक्षेप आप सभी को पता ही है कि जो मातुल को सूचना देने आए थे कि उनके साथ जो आचार्य है वो घूमना चाहते हैं गाँव भर में। और मल्लिका को आप जानती है, ये जो है हीरोइन है, कालिदास हीरो है। रंगिनी और संगिनी जो है वो उज्जैनी से आई हुई होती है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि रंगिनी जो है वो नर्तकी है या फिर जो डांसर होते हैं उनको बोलते हैं। और ये जो नाटक भी लिखती है। और संगिनी जो है वो एक सिंगर है, वो संगीत का अभ्यास करती है और बहुत सारे संगीत भी ये लिख चुकी है। और फिर आते हैं अनुस्वर और अनुनासिक, ये भी जो है राजकर्मी है। और फिर आती है प्रियंगु मंजरी, ये जो है वो उज्जैनी की राजकुमारी है। और इसका जो विवाह है वही कालिदास से हुआ होता है। और फिर हमारे मातुल आप जानते ही हो कि कालिदास के मामा लगते हैं। और अंबिका जो है वो मल्लिका की माँ है। और विलोम जो है वो मल्लिका का शुभ चिंतक है और कालिदास से वो जलता है या फिर कालिदास के बिल्कुल विपरीत है। तो ये तो हो गई बात हमारे अंक 2 के पात्रों के बारे में। अभी चलिए सार जान लेते हैं। यहाँ पे अंक 2 की शुरुआत अंबिका के घर से होती है। और हम देख सकते हैं कि अंबिका का जो घर है वो पहले से काफी बिगड़े हुए स्थिति में है। और अंबिका का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं है, वो काफी बुरे हाल में है। और निक्षेप और मल्लिका एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इसी बीच में निक्षेप अंबिका के स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए बताता है कि अंबिका की जो स्थिति है वो पहले से बहुत बदल चुकी है और अभी वो स्वस्थ नहीं रहती है। क्या तुम उसे समय समय पर दवाई देती हो या नहीं? मल्लिका बोलती है कि मैं दवाई देती हूँ, पर कभी कभार माँ जो है वो दवाई लेती नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो स्थिति है वो बुरी होती जाती है। तो इस पर निक्षेप चिंता जताता है और बोलता है कि इन सब का कारण मैं ही हूँ। अगर मैंने उस समय तुम्हें बोला नहीं होता कि कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाओ तो आज तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती। इस पर मल्लिका बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बदलाव बस ये है कि पहले माँ काम करती थी और अभी मैं काम करती हूँ। तो निक्षेप बोलता है, हाँ तुम्हें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है पर मुझे नजर आ रहा है। फिर मल्लिका ये भी बोलती है कि अगर आपने उस समय मुझे बोला नहीं होता तो कालिदास आज एक साधारण व्यक्ति ही रहता, वो इतनी उन्नति कर ही नहीं पाते और जो उनकी रचना है वो प्रसिद्ध भी नहीं हो पाती। तो निक्षेप जो है इस पर कालिदास के जो रचना है उनका भी वर्णन करता है और बोलता है वहां जाकर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है और जिनमें से मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और वहाँ के रंगशालाओं में भी इसका प्रदर्शन होता है और इस पर नाटक किए जाते हैं। इस पर मल्लिका जो है वो खुश होती है और बोलती है, हाँ तो मतलब वहां जाके ही मतलब उन्होंने इतनी उन्नति की है और वहां जाकर ही उनको ये वातावरण मिला जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो लिख सके हैं। अगर वो यहाँ पे होते तो वो ये सब नहीं कर पाते। तो इस पर निक्षेप जो है वो खिड़की के पास चले जाते हैं और वहां से जब वो देख रहे होते हैं तो उनको आकृतियां नजर आती है, वही आकृतियां जो वर्षों पहले अंबिका को नजर आई थी और जिस पर अंबिका ने बोला था कि इनके नजर आने पर दुर्घटना ही होती है। तो वही आकृतियां निक्षेप को भी नजर आती है और जिनमें से एक आकृति उसको लगता है कि कालिदास की है। तो इस पर जो निक्षेप है वो हैरान हो जाता है। तो तभी मतलब उनका जो चेहरा है वो देखकर मल्लिका उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने हैरान क्यों हो? तो निक्षेप बताता है कि जो आकृतियां यहाँ से गई है उनमें से मुझे पूरा विश्वास है कि एक आकृति जो है वो कालिदास की है। कालिदास का नाम सुनते ही मल्लिका मतलब चौंक जाती है और वो बोलती है कि क्या आपको विश्वास है कि आपने कालिदास को ही देखा? ये तो नहीं कि आपने किसी और को देखा है और वो आप समझ बैठे हो कि कालिदास हो। तो निक्षेप इस पर बताता है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। और निक्षेप बोलता है कि कालिदास जो है वो राजकीय वेशभूषा में था और उसने जो है उनको पहचान लिया है। अभी वो जाके वहां पे पता लगाएगा कि जो पहाड़ी की तरफ आकृतियां गई है वो उनमें से कालिदास है भी या नहीं, करके वो वहां से चले जाते हैं।
तो निक्षेप के चले जाने के बाद मल्लिका जो है वो कालिदास की रचनाओं को लेती है अपने हाथों में, जिनको उसने व्यवसायियों द्वारा मंगवाया था। जो भी बिजनेसमैन है वहाँ के उज्जैनी से जो आते जाते रहते हैं, उनके द्वारा मतलब रिक्वेस्ट कर करके कालिदास की कुछ रचनाएं उसने मंगवाई थी। तो उनको मतलब अपने हाथ में लेकर अपने आप से ही मतलब बातें करती रहती है, और मतलब वो मतलब हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर वो आकृति कालिदास की है तो वो यहाँ पे मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। मतलब मैं तो उनके लिए मैंने तो मतलब एक किताब, कोरे पन्ने की किताब भी रखी थी, जो मतलब उनको भेंट देना चाहती थी, उनको गिफ्ट के तौर पे देना चाहती थी, जिस पर वो एक और मतलब नई रचना करे। पर वो यहाँ पे नहीं आए, ये सोचते सोचते वो मतलब उदास हो जाती है। तभी मतलब द्वार पर या फिर जो मेन डोर है उनके घर का, वहां पे हमें दो युवतियां नजर आती है, और वही होती है हमारी रंगिनी और संगिनी। तो यहाँ पे जब रंगिनी और संगिनी का प्रवेश होता है तो हम देख सकते हैं कि वो मतलब पूरे घर को निहारते हुए घर के अंदर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो जासूस है और पूरे घर की तलाशी ले रही है, और घर में क्या है क्या नहीं है इन सब के बारे में वो काफी उत्सुकता है उनमें। तो तभी मतलब मल्लिका को पूछने की कोशिश करती है और उनसे मतलब जानने की कोशिश करती है कि वो कौन है। तो रंगिनी और संगिनी जो है वो एक दूसरे के बारे में बताती है और उनका परिचय देती है। संगिनी बताती है कि रंगिनी जो है वो उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नर्तिका है, यानी डांसर है, और वो नाटक की रचना भी करती है और नाटक लिखने में इसकी रुचि है। और रंगिनी संगिनी के बारे में बताती है कि संगिनी जो है वो मृदंग और वीणा वादन का अभ्यास करती है, और बहुत सारे प्रणय गीत भी इसने लिखे हैं। यानी ये हम जान सकते हैं कि संगिनी का जो इंटरेस्ट है वो सिंगिंग और म्यूजिक में है, और रंगिनी का जो इंटरेस्ट है वो डांस करने में है और नाटक लिखने में है। तो इन दोनों का प्रवेश होता है और वो पूरे घर का अध्ययन कर रही होती है। कालिदास की जगह है, उस गांव का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आई थी, ये बताती है। और वो मतलब मल्लिका से पूछती है कि जिस स्थान पे खड़ी है उसको क्या बोलते हैं। तो मल्लिका बोलती है कि उसको प्रकोष्ठ बोलते हैं। फिर वो जो कुंभ रखा होता है घर में उसको छूकर बोलती है, इसे क्या बोलते हो तुम। तो वो मल्लिका बताती है कि उसे हम कुंभ बोलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे जो वस्तु है उनका नाम पूछती है, तो उनको पता चलता है कि जो उज्जैनी में उसको जिस नाम से जाना जाता है वही नाम से यहाँ पे भी जाना जाता है। तो फिर उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ खास नहीं है। फिर वो वानस्पतियों के नाम बताने के लिए बोलती है, जिसका जो उल्लेख है वो कालिदास के रचना में लिखा था। वो पूछती है कि क्या जो यहाँ के वानस्पतियां है या फिर मेडिसिनल प्लांट है, उनसे प्रकाश उत्तेजित होता है या फिर उनसे जो लाइट आती है क्या, करके पूछती है। तो मल्लिका इस पर बताती है कि नहीं नहीं, वानस्पतियों से कोई प्रकाश नहीं आता है। तो फिर संगिनी पूछती है कि तो फिर जो कालिदास की रचना है वो सब क्या झूठी है, क्या उन्होंने ऐसे ही मतलब लिखा है। तो मल्लिका बोलती है नहीं नहीं, उन्होंने झूठा कुछ नहीं लिखा है। पर तो इस पर रंगिनी जो है वो निराश हो जाती है और गुस्से में बोलती है, चलो संगिनी, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, हम ऐसे ही इनका और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ से वो दोनों चली जाती है। फिर जो मल्लिका है वो वापस अपने आप में गुमसुम हो जाती है और फिर से कालिदास के ख्यालों में खोकर अपने आप से बात करती है और बोलती है कि इतने बरसों बाद तुम आए हो। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, और जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो उसी तरह से मतलब बादल, जिस तरह से आषाढ़ का दिन होता है जब बादल गिरे हुए होते हैं और अंधेरा छाया हुआ होता है, तो उसी तरह से बादल गिरे हुए होंगे, अंधेरा छाया हुआ होगा, और बारिश में भीग कर मैं तुम्हें बता सकूंगी कि तुमने जो भी रचनाएं लिखी है उन सभी को मैंने पढ़ा है। तो इसी बीच में उसको मतलब दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, और जब वो दरवाजा खोलती है अपने ख्यालों से उठकर, दरवाजा जब खोलती है तो वहां पे दो राजकर्मी होते हैं, अनुस्वर और अनुनासिक, जो कालिदास के अनुचर भी माने जाते हैं और उज्जैनी से आए हुए होते हैं। तो जब वो वहां पे आते हैं तो मल्लिका से पूछते हैं कि जिसके घर में हम यहाँ आए हैं क्या वो देवी मल्लिका का घर है। तो मल्लिका बोलती है, हाँ ये मल्लिका का ही घर है और मैं ही मल्लिका हूँ। तो वो उनको बताते हैं कि जो रानी प्रियंगु मंजरी है वो आपका साक्षात्कार करना चाहती है, और जो हम यहाँ पे जिस कारण के लिए आए हैं वो यही है कि हम उनके आने से पहले उनके स्वागत की तैयारी करना चाहते हैं, और यहाँ की जो वस्तुएं हैं
वो ठीक जगह से रखना चाहते हैं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। तो ये मतलब बोलते ही वो अपने काम पे लग जाते हैं और जो वस्तुएं हैं उनकी जगह बदलने की कोशिश करते हैं। पर जब वो वस्तुओं को मतलब उनकी जगह बदलने की कोशिश करते हैं तो उनको नजर आता है कि जो वस्तु जहाँ पे भी है वो वहीं पे रहना उनको ठीक लगता है, और थोड़ा सा उनके बीच में वाद विवाद होता है कि आलस भी यहाँ पे उनका नजर आता है कि ये जो है आए तो वस्तुओं की जगह बदलने के लिए थे, पर जो वस्तु जहाँ पे थी उनको वहीं पे ठीक लगी और किसी भी वस्तु की जगह उन्होंने नहीं बदली, और सिर्फ बातों बातों में ही उन्होंने जो पूरा समय है वो बर्बाद कर दिया था। और जब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी मतलब मातुल का प्रवेश होता है और मातुल वहां पे आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा काम हो गया है। देवी जो प्रियंगु मंजरी है वो द्वार के निकट आ गई है और अभी थोड़े ही देर में प्रवेश करने वाली है। तो अनुस्वर अनुनासिक जो है वो मतलब बोलते हैं कि हाँ, हमने हमारा काम खत्म कर लिया, बस एक दृष्टि डालनी रह गई है, मतलब बस एक और बार देखना रह गया है। तो मातुल जो है वो बोलता है अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। और मातुल के आदेश पर अनुस्वर और अनुनासिक वहां से चले जाते हैं और तभी प्रियंगु मंजरी का प्रवेश होता है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका से एकांत में अकेले में बात करना चाहती है, पर मातुल जो है वो यहाँ पे प्रियंगु मंजरी का छटुकार के रूप में नजर आता है और उसकी मीठी मीठी बातों से प्रियंगु मंजरी को मतलब प्रभावित करना चाहता था। वो बोलता है कि आपके लिए जो मैं हूँ वो पहाड़ से 100 बार अगर ऊपर नीचे भी चढ़ जाऊं तो मुझे मतलब थकावट महसूस नहीं होती है, और आपको अगर कोई असुविधा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए सुविधा कर सकूं किसी भी चीज़ की। तो प्रियंगु मंजरी यहाँ पे मतलब मातुल की बातों को समझ लेती है और वो बोलती है कि मुझे यहाँ पे कोई असुविधा नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे एकांत चाहिए और आप जाके पशुओं की देखभाल कीजिए। और यहाँ पे मैं बता दूँ जो प्रियंगु मंजरी है वो उज्जैन राज्य के जो चंद्रगुप्त राजा है उनकी राजदुहिता यानी उनकी बेटी है, और अभी जो है वो कालिदास की पत्नी है। और जैसे कि अनुनासिक और अनुस्वर ने बोला था कि कालिदास जो है वो अभी कश्मीर का राजभार संभालने जा रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है रानी का पद ग्रहण करेगी। और तभी मतलब इनका आदेश होता है कि मातुल वहां से चले जाए। तो फिर मातुल थोड़ी देर के लिए तो रुकने की कोशिश करता है ये बोलकर कि मल्लिका जो रानी है वो इतने देर से खड़ी है, तुम उन्हें क्या बैठने के लिए नहीं बोलोगी। तो फिर प्रियंगु मंजरी जो है वो बोलती है कि मुझे इस पे कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही है, आप यहाँ से जा सकते हो। फिर मातुल जो है वो निराश होकर वहां से चला जाता है, और जैसे ही मातुल वहां से प्रस्थान करता है चला जाता है तो मल्लिका और प्रियंगु मंजरी के बीच में वार्तालाप शुरू होता है। और थोड़ी देर के लिए प्रियंगु मंजरी मल्लिका को ऐसे ही निहारती रहती है और वो बोलती है कि जो मल्लिका है वो जैसे प्रियंगु मंजरी ने सोचा था बिल्कुल वैसी ही है। उसकी जो सुंदरता है वो उससे मतलब थोड़ा सा उसको जलन महसूस हो रहा है, और फिर उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए वो बोलती है कि तुम्हारे सुंदरता के सामने जो राज्य के सुख है वो भी मतलब मुझे फीके लगने लगे हैं। जब वो देखती है कि कालिदास की कुछ रचनाएं मल्लिका के पास भी है तो वो उनसे मतलब मांगती है और उसका प्रश्न करती है कि ये रचनाएं जो है वो मल्लिका के पास कैसे है। तो मल्लिका इस पर बताती है कि वहाँ के जो व्यवसायी उज्जैनी की तरफ जाते थे या फिर उज्जैनी से आते थे तो उनसे मतलब वो रिक्वेस्ट करती थी, अनुरोध करती थी, तब जाके व्यवसायी या फिर जो बिजनेस पर्सन हैं वो उसको उसकी रचनाएं लाकर देते थे। और ऐसे ही करते करते बहुत सारी रचनाओं को उसने इकट्ठा किया था और उन सभी को उसने पढ़ा भी है। तो इस पर ये सुनकर जो प्रियंगु मंजरी है वो कालिदास पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करती है और फिर वो बोलती है कि कालिदास का जो नया नाम है वो मातृगुप्त है, और उसका परिचय देती है कि कालिदास जो है वो अभी कश्मीर का राजभार संभालने जा रहे हैं और सभी उनको इसी नाम से जानते हैं और उनको मातृगुप्त के नाम से ही पहचाना जाता है। और यहाँ पे प्रियंगु मंजरी ये भी बताती है कि कालिदास जो है वो यहाँ पे आना नहीं चाहता था, ये तो प्रियंगु मंजरी के स्पेशल रिक्वेस्ट या फिर अनुरोध करने के वजह से ही वो यहाँ पे आ पाई है। और इसी के साथ वो बताती है कि यहाँ का जो वातावरण है वो उसको उसके साथ ले जाना चाहती है। यहाँ के जो थोड़े से हिरण शावक है वो भी अपने साथ ले जाएगी, वहाँ की जो मेडिसिनल प्लांट है वनस्पति है उनको भी वहाँ पे जाकर उगाया जाएगा, और
कुछ अनाथ बच्चों को भी अपने साथ लेकर वहाँ पे कश्मीर के राज्य में उनको शिक्षा दी जाएगी। और मातुल का जो घर है उसको भी तुड़वा के वहाँ पे मतलब एक भवन का निर्माण किया जाएगा, और मातुल का परिवार भी जो है वो उनके साथ चल रहा है। और ये भी बताती है कि कालिदास साहित्य में ही खोए रहते हैं और अपने भावनाओं में मतलब वो रण क्षेत्र पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि साहित्य जो है वो कालिदास का अतीत था, और उनका जो वर्तमान है और जो आने वाला समय है उनको जो ध्यान देना है वो रण क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना है। और वहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज है, वहाँ पे जो मतलब किस तरह से एक राज्य को संभालना है, उन सभी पर उनको ध्यान देना है। इसीलिए यहाँ का वातावरण वो जो है वो साथ ले जाना चाहती है। तो इसी पर वो मतलब मल्लिका के घर को भी देखती है, तो बोलने की कोशिश करती है कि तुम्हारे जो घर की स्थिति है वो काफी झर्जर मतलब बहुत ही बिगड़े हुए स्थिति में है, तो फिर अगर तुम चाहो तो इसका परिसंस्कार मैं कर सकती हूँ। इसका प्रस्ताव भी रखती है, मतलब अगर तुम चाहो तो इस घर को मैं सही करवा सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ भी चल सकती हो, क्योंकि मातुल का परिवार जो है वो हमारे साथ चल रहा है। तो तुम भी अगर चाहो तो मेरे संगिनी के रूप में या फिर मेरे सखी के रूप में मेरे साथ चल सकती हो। तो इस पर जो मल्लिका है वो बोलती है कि मेरी माँ है जिनका मुझे ख्याल रखना होगा। तो रानी होती है, वो बोलती है कि इसका भी सुविधा हम करवा सकते हैं, तुम्हारे माँ को भी हम साथ लेके जा सकते हैं। तो मल्लिका जो है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे जो सौभाग्य है उसकी स्वाभिनी मैं नहीं समझती हूँ अपने आप को। इसका मतलब यही बोलती है कि मेरा इतना सौभाग्य नहीं है कि मैं आपके साथ चलूं। फिर जो घर की परिस्थिति के परिसंस्कार के बारे में जो प्रस्ताव था उसके बारे में भी वो बोलती है कि हमें जो है ऐसे घर में रहने की आदत है, तो घर को तुड़वाने का आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसका परिसंस्कार या फिर उसको मतलब सही करवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है मल्लिका का स्वाभिमान हमें नज़र आता है कि वो जैसे हालत में है वो उसी में मतलब रहना चाहती थी, और किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। और फिर वो जो रानी है वो मल्लिका को नीचा दिखाने के लिए ये भी बोलती है कि तुमने जो यहाँ के राज्यकर में आए थे इससे पहले, मेरे आने से पहले, क्या तुमने उनको देखा है? तो फिर मल्लिका जो है वो बोलती है कि हाँ मैंने देखा है। ये जो प्रियंगु मंजरी है वो अनुस्वर और अनुनासिक के बारे में बात कर रही है यहाँ पे, कि अगर तुम चाहो तो उन दोनों में से किसी को एक को पसंद कर सकती हो और उनके साथ तुम्हारा विवाह भी करवा सकते हो। तो इस पर मल्लिका को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि मुझे ये सब प्रस्ताव नहीं चाहिए, और मल्लिका इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा देती है। और तभी अंबिका का प्रवेश होता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रियंगु मंजरी का बर्ताव जिस तरह से मल्लिका के प्रति रहा है उसे देखकर जो अंबिका है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, और इस हालत में भी मतलब उसकी जो अवस्था है, उसका जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। फिर भी इस पर भी मतलब वो गुस्से से मतलब प्रियंगु मंजरी को बताना चाहती थी कि मल्लिका और कालिदास के बीच का क्या संबंध था। पर जैसे मतलब प्रियंगु मंजरी जो है वो निराश हो चुकी थी, क्योंकि मल्लिका ने उसके दिए हुए सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, तो वो मतलब वहां से निराश होकर बिना अंबिका की बात सुने वहां से चली जाती है। और प्रियंगु मंजरी के जाने के बाद हम देखते हैं कि अंबिका जो है वहां पे टूट चुकी थी, और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वो मतलब मल्लिका से बात कर रही थी कि इसी को तुम प्यार कहती थी, इसी भावना देखो अभी तुम्हारी जो भावना है वो किसका रूप ले रही है। तुम बोलती थी ना कि तुम्हें भावनाओं से प्रेम है, तो ये देखो ये भावना किस तरह से हमें निराश कर रही है, किस तरह से हमारा जो है परीक्षा ले रही है। फिर जैसे जैसे वो बोलती है मल्लिका उसे सुनती जाती है पर कुछ नहीं बोलती है। वो मतलब मल्लिका को समझाना चाहती है, अंबिका उसकी माँ होकर मल्लिका को बताना चाहती है कि जिसे तुम प्रेम कहती हो वो प्रेम नहीं है। और वो अंबिका ये भी समझती है कि जो कालिदास है वो बहुत स्वार्थी है और उसे अपने सिवा किसी और की फिक्र नहीं है, इसीलिए वो मल्लिका के घर नहीं आया है। तभी विलोम का प्रवेश होता है और वो बोलता है कि अंबिका जो है वो सही तो बोल रही है। अगर मतलब कालिदास को चिंता होती तो वो यहाँ पे क्यों नहीं आता, वो यहाँ पे आ सकता था, तुम्हें मिल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुमसे तो छोड़ो, मुझे मतलब मेरी जो मित्रता है उस पर से भी मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि वो यहाँ पे आया ही नहीं और मुझसे मिला ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो मित्रता थी वो सिर्फ एक तरफा थी, सिर्फ मैं ही उसे मित्र मानता था और वो मुझे इसके मतलब लायक ही नहीं समझता था।
फिर वो बोलता है कि जो गांव में है उत्साह का माहौल है, क्योंकि कालिदास यहाँ पे आया हुआ है और एक राजा के आने का एक सौभाग्य मनाने के लिए एक उत्सव का मतलब आयोजन किया हुआ है। तो वो मतलब कालिदास के बारे में थोड़ा और वार्तालाप करता है और मल्लिका से मतलब बोलने की कोशिश करता है कि तुम्हें अभी भी क्या समझ में नहीं आ रहा है कि कालिदास जो है वो बदल चुका है और वो यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे जिंदगी के बारे में भी कोई परवाह नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आया। अगर उसे कोई भी परवाह होती तो फिर वो यहाँ पे आ ही चुका होता और तुमसे मिलने तो आ जाता करके। तो अंबिका का जो स्वास्थ्य है उस पर भी उसकी जो चिंता है वो व्यक्त करता है कि तुम देख सकती हो कि अंबिका का जो हालत है वो भी बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। तो इनका तुम ख्याल रखा करो और अगर तुम्हारे पास जो मधु या फिर जो हनी है वो खत्म हो चुका है तो मैं लाके दे सकता हूँ। तो इस पर मलिका जो है वो गुस्सा करती है और बोलती है कि हमारे घर में जो मधु है या फिर जो हनी है वो पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि पहले जमाने में जो है वो औषधि के रूप में जो मधु है या फिर जो हनी है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसीलिए मतलब विलोम ने उससे पूछा था कि अगर मधु जो है वो नहीं है तो मैं उससे लाके तुम्हें दे सकता हूँ। तो मलिका इस पर बोलती है कि आपको मतलब लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कि आप यहाँ से निकल जाइए। तो फिर विलोम जो है वो अंबिका से बात करने की कोशिश करता है और अंबिका जो है फिर विलोम से बोलती है कि जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही ही निकला। अगर वो कालिदास यहाँ पे आते तो ही मतलब मुझे आश्चर्य होता कि मैंने उनके बारे में गलत सोचा था, पर जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही है। जो कालिदास है वो सिर्फ अपने खुद के बारे में सोचता है और वो बिल्कुल स्वार्थी है। अगर वो स्वार्थी नहीं होता तो एक बार आकर मल्लिका से मिल लेता और इस पर जो विलोम है वो खुश हो जाता है और मल्लिका जो है वो गुस्सा करके विलोम को वहां से जाने के लिए बोलती है, तो विलोम वहां से चला जाता है। फिर जो मल्लिका है वो रोने लगती है और उसकी आवाज़ सुन के जो अंबिका है वो वापस वहां पे जाती है उसके पास और अपनी ममता का वापस प्रदर्शन करते हुए बोलती है कि तुम उस इंसान के लिए रो रही हो जिसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसे आंसू मत बहाओ, उसे तुम्हारी चिंता नहीं है तो तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचती हो, उसे भूल जाओ। तो फिर मल्लिका जो है अभी भी कालिदास के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहती थी, तो फिर वो बोलती है माँ चुप हो जाओ, उनके बारे में कुछ ना बोलो। और यहाँ पे हमारा जो अंक 2 है वो भी खत्म होता है। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे अब तक आपको समझाया वो आपको समझ आया हो और यहाँ पे मैं अपना जो वीडियो है वो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।